अस्सलाम वालेकुम। क्रिएटिव राइटिंग कोर्स में इस सेशन का टॉपिक है पंक्चुएशन। ज़ाहिर है जब हम बोलते हैं तो हम कोई आवाज़ में उतार चढ़ाव होता है, कोई इंटोनेशन होती है, कोई केडेंस यानी उसका बहाव ऊपर नीचे होता है, जिससे हमारे मानी हमारे सुनने वाले तक जाते हैं। इसी तरह जब हम लिखते हैं और लिखे हुए कंटेंट को वो भी इट शुड नॉट कम अक्रॉस एज रोबोटिक। उसको भी बिल्कुल फ्लैट टोन में नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका भी पढ़ने वाले को पता होना चाहिए कि कहाँ पे पॉज़ लेना है, कहाँ पे सवाल का वो सवाल के तरीके से पढ़े जाना है, कहाँ पे ज़रा ज़्यादा ज़ोरदार जज़्बे से पढ़े जाना है। तो ये सारी जो सपोर्ट मिलती है वो पंक्चुएशन से मिलती है। हो सकता है पंक्चुएशन थोड़ा-सा डल टॉपिक आपको लगे, लेकिन पंक्चुएशन से बहुत सा रंग, फीलिंग और इमोशंस ऐड हो सकती हैं आपके लिखे हुए में, अगर आप इसको स्मार्टली यूज़ करेंगे। और जैसे कोई भी चीज़ है, इसका गलत या ओवर यूज़ जो है वो लिखे हुए को बोरिंग और अनप्रोफेशनल बना देगा। तो दिस इज़ आवर टॉपिक। ये एक सैंपल सेंटेंस है, आप इसको पढ़ के देखिए 2 डिफरेंट पंक्चुएशंस के साथ। जब इसके एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा हुआ है, तो फिर ये पढ़ा जाएगा ओह माय गॉड! इसमें शॉक हो सकता है या कोई एंग्ज़ायटी हो सकती है। और इसी तरह अगर आप उसके बीच में फुल स्टॉप्स होंगे, ओह माय और गॉड के तीनों लफ्ज़ों के बीच में फुल स्टॉप्स होंगे, तो फिर ये पढ़ा जाएगा ओह माय गॉड! इसमें सरप्राइज़ है। पहले वाले में एंग्ज़ायटी थी और इसमें सरप्राइज़ है। हो सकता है ये आप किसी चीज़ से मुतासिर हो के भी कोई कहें, कोई चीज़ आपको इतनी अच्छी लगी है कि आप कहें ओह माय गॉड! तो इस तरह जो पंक्चुएशन है, उससे आप अपना मतलब और जो बोलने वाले हैं उसके इमोशंस कन्वे कर सकते हैं। बहुत डिफरेंट उनको कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज़ तो फुल स्टॉप्स हैं, और उसके बाद है कॉमा। फुल स्टॉप का मतलब है कि यहाँ रुकें और आप सांस लें, ब्रीद इन द मिडल एंड देन यू स्टार्ट द न्यू सेंटेंस। कॉमा जो है वो एक छोटा सा स्टॉप है, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉज, लेकिन एक वो छोटा पॉज है। लेकिन उसको भी किसी जुमले में यूज़ करके जुमले को बहुत इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। कि ये बहुत मेरा भी फेवरेट जुमला है और अक्सर ये कोट किया जाता है कि किताबों के ओपनिंग सेंटेंसेस जो बहुत अच्छे हैं, उसमें से एक है चार्ल्स डिकेंस की किताब अ टेल ऑफ टू सिटीज़। इसमें इतने सारे कॉमास उन्होंने यूज़ किए हैं। इट वॉज़ द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज़ द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज़ द एज ऑफ विजडम, इट वॉज़ द एज ऑफ फूलिशनेस। कॉन्ट्रास्ट देखें, कितने सारे कॉन्ट्रास्ट चल रहे हैं। इट वॉज़ द एपॉक ऑफ बिलीफ, it was the epoch of incredulity. It was the season of light. It was the season of darkness. तो ये कॉन्ट्रास्ट उन्हें क्रिएट किया, और ये कि ऑनगोइंग सेंटेंस है कॉमर्स के साथ, यानी इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं और उसके बीच में उन्होंने फुल स्टॉप्स नहीं दिए। इट इज़ नॉट रिप्लेसेबल। ये बात नहीं है कि आपकी मर्जी है कि इधर फुल स्टॉप लगा लो चाहे तो, या कॉमा लगा लो। द राइटर शुड नो एग्जैक्टली व्हाट इफेक्ट एंड व्हाट टोन ही वांट्स और शी वांट्स, और उसके मुताबिक फिर वो फुल स्टॉप या कॉमे का इस्तेमाल करेंगे। तो ये चार्ल्स डिकेंस ये इफ़ेक्ट चाह रहे थे, एंड राइटली सो, क्योंकि दिस हैज़ बिन वेरी पॉपुलर एंड इज़ अ क्लासिक। अच्छा, उसके अलावा पॉजेज़ एक और तरह के भी होते हैं। देयर इज़ कोलन, जिसमें कि आप रुक के और कोई आगे जो आने वाली चीज़ है उसकी तरफ इशारा होता है। जैसे कि हमने हेडिंग में भी लिखा हुआ है, पंक्चुएशन मार्क्स के बाद कोलन है और फिर पॉजेज़ है। और उसके नीचे एक और मिसाल है, देयर वाज़ वन थिंग ऑन हिज़ माइंड, विनिंग द पाकिस्तान आइडल। उसके जहन पे सिर्फ एक ही बात थी, विनिंग द पाकिस्तान आइडल। जो पहले कॉलिन से पहले जो बात की है, उसकी वजाहत या उसके बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आगे मिली है। तो ये उन दोनों चीज़ों का रिलेशनशिप ऐसे बनता है। सेमी कॉलन इज़ ऑलमोस्ट द सेम, लेकिन उसमें दोनों जो सेमी कॉलन से पहले और बाद में चीज़ें, उनका रिलेशनशिप ये नहीं है। कुछ इन्फॉर्मेशन पहले दी गई है, कुछ बाद में दी गई है, उसमें से एक की तफसील दूसरे में नहीं है। तो जैसे कि यू शुड वॉच व्हाट यू ईट, योर वेट गेन में अफेक्ट योर हेल्थ। इसमें फुल स्टॉप भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि वो थॉट कंटिन्यू कर रहा है, तो सेमी कॉलन इज़ अ बेटर वे टू हेल्प द रीडर रीड इट द वे इट इज़ मेंट टू बी राइट। इसके साथ क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, जो कि सवाल के आखिर में लिखे जाते हैं, उससे भी उसके पढ़ने का अंदाज़ मुख्तलिफ हो जाता है। एक्सक्लेमेशन मार्क्स, अच्छा, अब हम बहुत ज़्यादा टेक्स्ट मैसेजेस और फेसबुक पे और ये सारी लैंग्वेज क्योंकि कॉमन हो गई है, उसमें बहुत से इनफॉर्मल तरीक़ों से एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज़ किए जा रहे हैं। कई दफ़ा मल्टीपल एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज़ किए जाते हैं, 3 डाल दिए, 4 डाल दिए। ये इतना बेहतर तरीक़ा नहीं है। जब आप फॉर्मल राइटिंग कर रहे हैं, अगर आपने शो करना है कि किसी ने कोई बात ज़्यादा एक्साइटमेंट से, ज़्यादा गुस्से से, ज़्यादा खुशी से, किसी भी इमोशन की ज़्यादती से कही है, तो आप एक एक्सक्लेमेशन मार्क उसके एंड पे लगाएं। बाकी बात और बाकी जज्बात जो हैं वो उसके अल्फाज से वाज़े होने चाहिए।
सारा कुछ आप 3 एक्सक्लेमेशन मार्क्स या 5 एक्सक्लेमेशन मार्क्स डाल के काम नहीं चला सकते। एलिप्सिस जो है ये होते हैं, ये 3 डॉट्स या कंटिन्यूएशन मार्क्स, और ये भी 3 से ज़्यादा नहीं लगाने चाहिए, बस 3 काफ़ी होते हैं। इसके डिफरेंट यूजेस होते हैं। एक तो ये कि अगर आपने कोई किसी और राइटर की कोई बात कोट की है और बीच में से उसके कोई वर्ड्स आपने स्किप करने हैं, तो आप डॉट्स डाल के इंडिकेट करते हैं कि देयर वर एडिशनल वर्ड्स हियर आल्सो, बट यू आर नॉट यूजिंग देम बिकॉज दे आर नॉट व्हाट यू नीड, आपकी ज़रूरत के मुताबिक नहीं है, तो आप उसको स्किप कर रहे हैं। एक मकसद ये होता है। एक ये इसको एक और तरह का मूड और जुमले में कंटिन्यूटी भी क्रिएट करने के लिए होता है। जैसे कि अगर आप एक जुमला हो आई हैव टू गो, उसके आगे फुल स्टॉप है, उसमें एक सर्टनिटी और डेफिनेटनेस है। वो एक जो है हतमी बात किसी ने कर दी है, आई हैव टू गो फुल स्टॉप। और अगर आई हैव टू गो के आगे 3 डॉट्स लगे हों तो आई हैव टू गो, इसका ये फीलिंग आती है जैसे कि वो अभी इसके बारे में सोच ही रहा है कैरेक्टर, या उसके बारे में शायद इतना खुश नहीं है, या उस पे अभी किसी उलझन का शिकार है। तो इससे भी इमोशंस जो हैं वो पता लग सकते हैं। इसी तरह अगर कोई कैरेक्टर ये बताना है कि वो रो रहा है और रोते रोते बोल रहा है, तो ज़ाहिर है इंसान बीच में रुकता है सिसकी लेने के लिए या रोने के लिए, तो वो भी इंडिकेट किया जा सकता है कि बीच में उसके जुमले को ब्रेक किया जाए और डॉट्स ये डाल के। तो इससे भी बहुत से इमोशंस कम्युनिकेट हो सकते हैं। तो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग डिवाइस टू यूज़ एज वेल। इसके अलावा पॉजिटिवी का इस्तेमाल सबको पता है कि वो इट इज़ टू शो ओनरशिप। उसमें एक बहुत कॉमन एरर है विच आई वांट टू पॉइंट आउट, और उसी के लिए मैंने अपॉस्ट्रफी को यहाँ शामिल भी किया है। इट्स और इट्स जो है, इट्स पॉजिटिवी के साथ और इट्स पॉजिटिवी के बगैर कौन सी सूरतों में यूज़ किया जाता है। इट्स जब पॉजिटिवी लगाते हैं तो वो इट इज़ शॉर्ट फॉर इट इज़। तो अगर आपने वो वाला इट्स लिखना है जो कि इट इज़ की जगह लिखा जा रहा है, तो फिर आप अपॉस्ट्रफी एस लगाएंगे। इट्स एन ऑनर टू मीट यू, या आप इसको दूसरी तरह कह सकते थे इट इज़ एन ऑनर टू मीट यू, उस सूरत में पॉजिटिफी आएगा। अगर आपने कहना है पोजेशन शो करने के लिए, तो उस वक्त पॉजिटिफी नहीं आएगा। द कैंगरू सीम टू बी डांसिंग ऑन इट्स फीट, इसमें जो है पॉजिटिफी नहीं आएगा। सो दिस इज समथिंग टू बी माइंडफुल ऑफ। और यही छोटी छोटी गलतियाँ जो कि पढ़ने वाला जो आपका ये क्लाइंट हैं, जो ऑनलाइन क्लाइंट हैं, दे डोंट नो यू, सो इफ़ दे सी दीज लिटिल एरर्स दैट इज़ व्हाट गिव्स देम एन इम्प्रेशन। इसी से वो आपके बारे में तासुर कायम करेंगे कि ये शख्स प्रोफेशनल है, नहीं है, इसको ज़बान पे अबूर नहीं है, हो सकता है इसने जो बाकी भी बातें या इन्फॉर्मेशन दी हैं पता नहीं रिलायबल हैं कि नहीं। सो दैट इज़ वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू वॉच आउट फॉर ऑल दीज लिटिल थिंग्स। स्पीच मार्क्स, जब कोई शख्स बोल रहा हो उसको शो करने के लिए स्पीच मार्क्स यूज़ किए जाते हैं। आपने देखे भी होंगे जब किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स कोट होते हैं, तो डायरेक्ट स्पीच में जब एग्जैक्ट वर्ड्स कोट होते हैं तो फिर ये स्पीच मार्क्स लगाए जाते हैं। द डे हैज़ नाउ कम, शी एंथ्यूज का मतलब वो खुशी से बोली, एंथुजियास्टिकली बोली। और अगर एक शख्स दूसरे को अपनी स्पीच के अंदर कोट कर रहा है तो सिंगल इन्वर्टेड यूज़ होता है। पहले वाले में देखिएगा 2 कॉमे इन्वर्टेड कॉमा में, और दूसरे वाले में फिर सिंगल कॉमा यूज़ होता है। रिमेंबर द वार्निंग गाइस, व्हेन दिस फ्लावर ब्लूम्स द वर्ल्ड विल कोलाइड। तो जो वार्निंग है वो सिंगल इन्वर्टेड के अंदर है। तो दीज आर ऑल लिटिल थिंग्स टू बी माइंडफुल ऑफ। इसके अलावा पंक्चुएशन मार्क्स में हाइफन है, जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं उसके बीच में एक छोटा सा डैश होता है विच शोज दैट दे बिलोंग टुगेदर। रियल और लाइफ के अलग अलग भी मतलब है, लेकिन जब रियल लाइफ इकट्ठा होता है तो इसका ये मतलब होता है कि असल लाइफ से मुताल्लिक। पेरेंथिसिस यानी ब्रैकेट्स, कई दफ़ा जुमले के बीच में ब्रैकेट्स का इस्तेमाल होता है। वो किसी चीज़ के बारे में कोई इजाफी मालूमात होती हैं जिसके बगैर भी वो बात मुकम्मल है, लेकिन वो और जुमला अगर पढ़ा जाए तो फ्लो में ही पढ़ा जाएगा अगर ब्रैकेट्स वाली चीज़ को स्किप करके भी पढ़ें। लेकिन वो ब्रैकेट्स को उसके बारे में एक एडिशनल चीज़ जो राइटर ऐड करना चाह रहा है या बताना चाह रहा है। स्लैश भी इस तरह, जैसे दो एक और उसका कोई मुतबादिल लफ्ज़ अगर है तो वो दोनों चीज़ें जो हैं स्लैश के इस तरफ और उस तरफ लिखी जा सकती हैं, जैसे ही स्लैश शी, या गेम्स स्लैश स्पोर्ट्स, जो मिलती जुलती चीज़ें, यानी कि आइदर और इसमें से जो भी उस वक्त मौजू है उसको आप उस मतलब में ले लिया जाए। असाइनमेंट, ज़ाहिर है आपने नई चीज़ अगर सीखी है या आपको पहले से भी आती है, आपको मज़ा आएगा कि अगर आप उसको खुद अप्लाई करें और यूज़ करें। ठीक है, आज की असाइनमेंट ये है, इस सेशन के लिए आपकी असाइनमेंट ये है कि आप कोई एक ओपिनियन पीस, अखबार में ख़बरें भी आती हैं लेकिन आपने ख़बर नहीं पढ़नी, आप पढ़िए जो ओपिनियन पीसेस होते हैं, यानी कि ऑपेड हो गया या कोई अंदर वाले पेजेस में जो उन्होंने
जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं उन्होंने अपने ओपिनियन दिया होता है या तबसरा या एनालिसिस दिया होता है जो भी करंट अफेयर्स हैं उसके ऊपर, वो आपने एक पढ़ना है किसी भी अखबार का, और नोट करिए उनकी पंक्चुएशन, उसको अंडरलाइन कर लें, पेन से निशान लगा लें, सर्कल लगा लें, और उसमें से कोई से 3 सेंटेंसेस जिसमें आपको पंक्चुएशन का इस्तेमाल बड़ा पावरफुल लगा है, कोई से ऐसे 3 सेंटेंसेस कॉपी करें। हम चाहेंगे कि ये सेंटेंसेस सिर्फ फुल स्टॉप या कॉमे पे मबनी ना हो, इसमें एटलीस्ट कोई और भी चीज़ हो, तो फिर ये क्वालिफाई करेंगे कि भाई कोई इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, क्योंकि कॉमा या फुल स्टॉप तो हर सेंटेंस में ऑलमोस्ट होता ही, फुल स्टॉप तो सब में होता है, कॉमा भी ऑलमोस्ट काफ़ी में होता है। सो ट्राई एंड फाइंड आउट सम अदर पंक्चुएशन मार्क्स दैट हैव बीन यूज्ड इंटरेस्टिंगली, वो नोट करें, और आई होप यू एंजॉय डूइंग दिस। थैंक यू।